वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल आर्मी राइडर। आप लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो प्लीज़ गाइस इसी तरह मेरे चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थोड़ा एक दो दिन से मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है। एक्चुअली मेरा खांसी हो गया था गले में, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा मेरा बोल नहीं पा रहा था। तो आपने वीडियोज़ में देखा भी होगा थोड़ा, तो ऐसे ही था। तो आज का मेरा जो मोटिवेशनल वीडियो जो है, आज मैं कुछ मोटिवेशनल तो नहीं कहता, बट मैं आज का जो मेरा वीडियो है बट वो भी इंडियन आर्मी के ऊपर है कि इंडियन आर्मी के ऊपर है कि इंडियन आर्मी के बारे में आप लोग कितना जानते हैं। इंडियन आर्मी के बारे में आज मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। इंडियन आर्मी है क्या, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी है क्या, इंडियन आर्मी का इतिहास क्या है, इंडियन आर्मी से आपका परिचय होना चाहिए, इंडियन आर्मी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हो। तो इस इंडियन आर्मी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी है क्या। तो इंडियन आर्मी के बारे में हम बात करें तो जितनी बात करें उतनी ही कम है। एक्चुअली इंडियन आर्मी काबिल तारीफ़ ही है। तो इंडियन आर्मी के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। भारतीय सशस्त्र सेना मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार से होती है। नंबर 1 थल सेना, नंबर 2 वायुसेना और नंबर 3 नौसेना के संयुक्त में गठन होती है। 3 प्रकार की सेना होगी। ओके, राइट। तो ये 3 प्रकार की सेना होगी। उसके बाद विश्व की विशालतम सेनाओं में हमारी भारतीय सेना जो है, एक भारतीय सेना जो हमारी है सशस्त्र सेना, मतलब विश्व का विशालतम सेनाओं में से एकमात्र जो है हमारी जो है, तो वो भारतीय सशस्त्र सेना है। देश की सीमाओं की सुरक्षा सरकार के देश के सैनिकों के हाथों में सौंपी हुई है। क्योंकि जो देश की सुरक्षा सरकार ने किसके हाथों में सौंपी हुई है? सैनिकों के हाथों में। तो बड़ा कौन हुआ? भारतीय सेना। और इस जिम्मेदारी को जो है हमारे सैनिक जो है और सेनाएं हैं वो बड़ी बेखूबी से निभा रही हैं। तो भारतीय सेनाओं को सर्वोच्च कमान हमारे देश के राष्ट्रपति के हाथों में होती है। जो भी जितनी भी उसकी कमान होती है, सर्वोच्च कमान होती है, वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है, भारतीय सेना की। तो सेनाओं का निर्वहन देश की रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जो रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा इसका सेनाओं का निर्वहन देश की रक्षा में किया जाता है। तो जो देश की रक्षा के दायित्व और सेनाओं के निर्वहन की रूपरेखा जो है तैयार करती है। भारतीय सेना देश की सीमाओं को सुरक्षित करके देश के भीतर शांति और सुरक्षा बनाए रखती है। भारतीय सशस्त्र सेना का एक बड़ा भाग हमारी थल सेना के रूप में हमारे भारतीय सीमाओं की जो रक्षा करता है। जो भी हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हैं, जो भी लगे हुए हैं, हर जगह हमारी सेना है। तो कहीं के भी ऐसा नहीं है कि हमारी सेना कहीं बिना उसके कहीं वो कर रही है। हर जगह है, तैनात है। भारत माता की रक्षा में के लिए हर एक सोल्जर, हर एक सैनिक, हर एक माँ का बेटा हमेशा तत्पर है। वहीं वायुसेना जो है हमारे आकाशीय सीमाओं को जो है उसके ऊपर बिल्कुल काम कर रही है। जल सेना हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा में हमेशा तत्पर है। और युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के समय जरूरत आने पर ये तीनों सेनाएं आपस में मिलकर क्या करती हैं? एक साथ मिलकर देश की सेवा करती हैं। सबसे बड़ी खासियत यही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम अपने सेना का इतिहास देखते हैं कि सेना का इतिहास क्या है। भारतीय सेना की परंपरा और इसका इतिहास बहुत लंबा है, बहुत पुराना है। हम लोग तो बुक्स के अंदर ही पढ़ते हैं कि इतिहास क्या था सेना का पुराना, तो हम उसके ऊपर ही चलते हैं। क्योंकि हम लोगों को बेसिकली नॉलेज कहाँ से आती है? बुक्स से पढ़ आती है, जो पुराने लोगों ने लिखी हैं। किसी न किसी महापुरुष ने लिखी होगी, तो हम वही बुक्स पढ़ के अपनी नॉलेज गेन करते हैं। तो यहाँ भी हम वही नॉलेज गेन कर रहे हैं कि भारतीय सेना की परंपरा, इसका इतिहास बहुत लंबा है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय सेनाओं का नियोजन जो है 4वीं शताब्दी में ही हो गया था। उस समय ये केवल थल सेना के रूप में हुआ करती थी। सिर्फ ओनली क्या है? थल सेना होती थी। और थल सेना में जो मुख्य रूप से क्या होते थे? पैदल घोड़ा, पैदल सेना और हाथी की सेनाएं है ना, वो शामिल हुआ करती थी। तो पुर्तगाली के टाइम पे क्या, पुर्तगालियों के जब भारत में आने के बाद क्या हुआ? पुर्तगालियों के भारत में आने के बाद भारतीय नौसेना का निर्माण हुआ। जब पुर्तगाल आए थे तभी भारतीय नौसेना का निर्माण किया गया था। क्योंकि पुर्तगाल समुद्र के रास्ते भारत आए थे, समंदर के रास्ते भारत आए थे वो लोग। तो भारतीय वायुसेना का गठन 1913 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था।
ये आप लोगों को शायद याद होगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध के चरण सीमा पे पहुंच रहा था तो उस टाइम 1913 में 1913 के अंदर क्या हुआ, वायुसेना का गठन हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में एक उड्डयन सैनिक स्कूल के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। जो उत्तर प्रदेश से ही पहली बार कहाँ वायुसेना की शुरुआत की गई थी। आज के दिनों में हमारी जो भारतीय सशस्त्र सेना है दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। हर सेना का अपना एक सेना प्रमुख होता है। तीनों सेना का प्रमुख युद्ध की नीति को तैयार करते हैं। जो इनके अलग अलग इनके प्रमुख होते हैं वो क्या है, रणनीति बनाते हैं युद्ध की। तो अपनी सेनाओं का संचालन करते हैं, अपनी अपनी सेनाओं का क्या संचालन कर देते हैं। कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से सेना द्वारा दिए गए कुछ मानदंडों को पार कर सेना में शामिल हो सकते हैं। कुछ मानदंड है जिससे कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से क्या है सेना के अंदर आ सकता है। इनका नेतृत्व एक प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा किया जाता है। एक प्रशिक्षण अधिकारी वहाँ पर नियुक्त किया जाता है, तो उसके द्वारा प्रशिक्षण किया जाता है और सारे पड़ाव पार कर वो सैनिक के रूप में सेना के अंदर शामिल हो जाता है। यानी कि जितना भी उसको सेना में आने के लिए जितना भी फिजिकल स्ट्रेंथिंग चाहिए, मेंटली स्ट्रेंथिंग चाहिए, हर तरह से जो भी चाहिए, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के मिलाकर वो क्या है उसको पार करके उनको लेवल को पार करके वो भारतीय सेना में शामिल हो जाता है। तो फर्स्टली हमारी सेना आती है कौन सी, थल सेना। तो थल सेना में हम क्या, भारतीय सशस्त्र सेना का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है सेना की ताकतवर हिस्सा कौन सा है, थल सेना के रूप में है। सबसे ताकतवर हिस्सा थल सेना का रूप में है। तो इसलिए सशस्त्र सेना को अधिकतर थल सेना के रूप में ही समझा जाता है। ऐसा समझा जाना ठीक है, क्योंकि सेना का सबसे बड़ा जो हिस्सा है थल सेना के रूप में देश की रक्षा करता है। लगभग 14 लाख सैनिक एक साथ दुनिया के विशालतम सेनाओं में से एक है। तो सन 1948 में केवल 2 लाख ही सैनिक जो थे फौज के अंदर थे। दिल्ली में थल सेना का जो है मुख्यालय स्थित है। तो थल सेना के प्रशासनिक कार्य और नियंत्रण थल सेना के अध्यक्ष के हाथों में होता है। सेना की सहायता के लिए सेना में वाइस चीफ और चीफ स्टाफ अफसर होते हैं, जो देश के विभिन्न 7 जगहों से सेना को कमान किया जाता है, जहाँ से वहाँ को निवृत्त किया जाता है उनको। वो कमान कौन सी है। पहली कमान है हमारी पूर्वी कमान, जो कि उसका मुख्यालय कोलकाता में है। सेकेंडरी कमान है हमारी मध्य कमान, जो कि हमारी मुख्यालय लखनऊ में है। तीसरी कमान है हमारी उत्तरी कमान, जो कि मुख्यालय उधमपुर में है। चौथी हमारी दक्षिणी कमान है, जो मुख्यालय पुणे में है। उसके बाद 5वीं हमारी दक्षिण पश्चिमी कमान है, वो हमारी मुख्यालय जयपुर में है। और उसके बाद 6ठी हमारी पश्चिमी कमान है, वो मुख्यालय चंडीगढ़। और 7वीं जो प्रशिक्षण कमान है वो हमारी मुख्यालय शिमला में है। तो थल सेना का जो गठन हुआ वो किस प्रकार से हुआ, एक श्रेणीबद्ध तरीके से सेना के कमांडरों द्वारा सेना का आयोजन और निर्माण किया जाता है। कोर दल को 3 से 4 भागों में बांटा होता है। इसके प्रमुख जो होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, जिनका 3 सितारों की उपाधि प्राप्त रहती है। और एक कमांडर के अंदर 2 या अधिक कोर शामिल होते हैं। इससे क्या होता है, सेना मुख्यालय दल का जो नेतृत्व करती है। उसका कहा जाता है विभाग। सेना के कुछ कुल मिलाकर 37 विभाग या मंडल हैं। सभी विभाग के 3 से 4 ब्रिगेड होते हैं। मतलब जितने विभाग होते हैं उनसे 3 से 4 ब्रिगेड होते हैं। 2 सितारों यानी कि सेना वाला जो रैंक वाला होता है वो मेजर जनरल का दल का प्रमुख होता है। इसे 4 रैपिड एक्शन विभाग, 18 इन्फेंट्री विभाग, 10 माउंटेन विभाग और 3 आर्म्ड और 3 आर्टिलरी विभाग में बांटा गया है। अब ये नेक्स्ट चीज़ आती है ब्रिगेड क्या होता है। ये मुख्य रूप से सैनिकों से सहायता और उन्हें जरूरी चीज़ें पहुंचाने के लिए बनाया गया है। एक सितारा सैन्य रैंक वाला ब्रिगेडियर इसका क्या होता है, प्रमुख होता है। उसके बाद आ जाती है बटालियन। तो बटालियन में क्या होता है, वास्तविक रूप से लड़ाई वाली जो है पैदल सेना होती है, सेना के कर्नल द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। 3 पलटन को मिलाकर एक बटालियन बनाया जाता है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कंपनी। एक कंपनी में 120 सैनिक होते हैं। 2 या 2 से अधिक पलटन मिलकर एक कंपनी बनाती हैं और इसकी अध्यक्षता जो कौन करता है, मेजर करता है। इसके बाद आ जाती है पलटन। किसी पलटन का जो नेतृत्व करता है वो एक लेफ्टिनेंट करता है। इसमें 32 सैनिक शामिल होते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रखंड / भाग। ये सेना की सबसे छोटी रूप की इकाई मानी जाती है। इसमें लगभग 10 से 12 सैनिक होते हैं।
एक गैर सरकारी अधिकारी जिसे हवलदार कहते हैं वो इसका नेतृत्व करता है। तो थल सेना का महत्व क्या है हमारे यहाँ पर? थल सेना का महत्व है कि थल सेना भारतीय सशस्त्र सेना की सबसे ज़्यादा सक्रिय शाखाओं में से एक है। थल सेना देश के नागरिकों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। अपनी जान, अपने परिवार की फिक्र किए बिना वो दिन रात लोगों की सुरक्षा और सेवा में लगे रहते हैं। आतंकी गतिविधियाँ, युद्धों, विदेशी हमलों से वो देश और देश के नागरिकों की रक्षा में हर वक्त लगे रहते हैं। प्राकृतिक रूप से देश के अंदर पाई गई आपदाओं में भी वो हर संभव मदद करते हैं। बाढ़, भूकंप, चक्रवात आदि जैसी आपदाओं में हमारी रक्षा करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना की जो स्थापना की गई वो 17वीं शताब्दी में की गई यानी 17वीं शताब्दी में की गई। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने नौसेना की स्थापना एक समुद्री सेना के तौर पर की थी उन्होंने। तो आगे चलकर 1934 में रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और एडमिरल इस सेना का जो है नियंत्रण करते हैं। इस और 3 क्षेत्रों के कमांडों के तहत नौसेना की तैनाती की गई है। प्रत्येक की पहचान एक नियंत्रण फ्लैग के द्वारा की जाती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है पश्चिमी नौसेना कमांड जो कि मुंबई अरब सागर में है। दूसरी दक्षिणी नौसेना कमांड जो कि कोची अरब सागर में है। तीसरी पूर्वी नौसेना कमांड जो कि बंगाल की खाड़ी विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास भारतीय वायुसेना। 8 अक्टूबर सन 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1954 में सुब्रतो मुखर्जी को एयर मार्शल चीफ के द्वारा नियुक्त किया गया था। एक संस्थापक सदस्य के रूप में सुब्रतो मुखर्जी ने प्रथम वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार को संभाला था। समय के साथ ही भारत अपने देश के जहाज़ों और उपकरणों का निर्माण किया और इस प्रकार 20 नए जहाज़ वायुसेना में शामिल किए गए। 20वीं शताब्दी के अंतर्गत वायुसेना में महिलाओं को भर्ती पर काफ़ी जोर दिया गया। इन दिनों नई तकनीक, हथियारों और राफेल जैसी तेज़ी से एयरक्राफ्ट के साथ भारतीय सेना में काफ़ी मजबूती दिखाई देती है। तो इसका हम निष्कर्ष निकालेंगे। हम निष्कर्ष क्या हुआ? हमारी भारतीय सेना हमारी जो रक्षा और देश में शांति बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और हमेशा प्रयास करती रहेगी। हमें अपने परिवार के साथ खुशियां देकर और वो अपने खुद के परिवार के साथ काफ़ी दूर रहते हैं। राष्ट्र की सीमाओं और रक्षा अर्थात देश के प्रति उनका बलिदान वास्तव में हमारे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। किसी भी समय लड़ाई के लिए हमारे सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं। हमें अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए रक्षा के लिए अपने जान को देना या अपने प्राण भी न्यौछावर कर देना किसी सैनिक के लिए या उसके परिवार के लिए गर्व की बात होती है। हमारे तीनों सेनाओं द्वारा देश की रक्षा और हमें चैन की नींद देने के लिए बस एक कर्तव्य है। ऐसी भारतीय सेना को मेरा सत नमन है। जय हिंद, जय जवान। तो दोस्तों, भारतीय सेना सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है, आप लोगों को पता है। भारतीय सेना हमारे लिए देश की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी प्रणाली के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था कि भारतीय सेना के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता था कि 3 सेनाएं हैं, कैसे हमारे उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके मुख्यालय कहाँ है और कैसे कब उनकी स्थापना हुई, कब मतलब इस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होना मस्ट भी कंपलसरी, क्योंकि यार हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, सोल्जर है। हमारा एक हर देश का एक नागरिक एक सिपाही है। सो प्लीज़ दोस्तों, इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें और बताते रहें मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। बाकी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे वीडियोस लाता रहूँगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।